आपने जो शादी की है वो मुस्लिम जो लड़की है उससे शादी की है, उसके बाद आपको थ्रेट भी मिला आसिया अंद्राबी के थ्रू, उसके देखिए, बाद आप अरेस्ट भी हुए। नहीं अरेस्ट नहीं हुआ, ये बात सही है। मेडिकल कॉलेज में आई फेल इन लव, सो पर्सनल चॉइस है, वहाँ हिंदू और नहीं, मुसलमान आपने की बात कहा कि नहीं मुझे होती। अरेस्ट किया गया क्योंकि मैंने शादी किसी मुस्लिम लड़की से की थी। नहीं, अरेस्ट नहीं, मेरे खिलाफ एफआईआर काटे गए। आप जो खानदानी थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करते थे, और उसके बाद जब आपको कोई ओहदा नहीं मिला वहाँ से आपने बगावत करना शुरू कर दी। देख अपने कहा, फर्नीचर तक वहाँ पे लगाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। मैं वही बता रहा, आई कम टू दैट। देखिए, उस टाइम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कि आपको लगता था वो हालात के जिम्मेवार नहीं है? आप तो उसके बीच में काम कर रहे मैं हैं। वही बता रहा हूँ, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी तब से मेरे दादाजी पंडित नंदलाल मावाजी इसके साथ एसोसिएटेड थे, और आपने दोस्ती निभाई उनके साथ, दोस्त खुल रहे, के दोस्ती उनके निभाई। राज आपने जाने। उसके बाद जब आपको ओहदा नहीं मिला आपने उनको एक्सपोज करना शुरू कर देखिए दिया, साहब, एक एक करके। मैं आपको पहले ओहदे की बात बताऊं, मुझे तो इसीलिए शायद ये कहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन अपना दोस्त होता है। मैं वही आपको क्लियर कर, सच्चाई है? जहाँ तक हमें ये लगा कि ये कश्मीर के आवाम की खिदमत करने निकले हैं। ये भी आप पे इल्ज़ाम लगे कि आप जो आपकी बैक एंड सपोर्ट टीम है वो बीजेपी है, आप एजेंट बन के कश्मीर में काम कर रहे हैं। बात कर, कश्मीरी आवाम इतनी मैच्योर है, उनको पता लगता है कल को पता चल गया बीजेपी हूं या नहीं बीजेपी। आपको जो देखिए, अगर ये पता लगता है कि हम बीजेपी के इशारे पे चल रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप जो सजा देंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक और कल को प्रूव होता है कि मैं इंडिपेंडेंट एंटिटी हूं, फिर आप क्या करेंगे? बसंत रथ के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए सर, अपराइट ऑनेस्ट मैन एक चीज है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। लेकिन आपको यह भी बता दूं, अगर बसंत रथ ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कदम रखा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कश्मीर के नौजवान उसको वोट करेंगे। अब मुझे बताइए कि इंजीनियर रशीद कैसे हैं? मैं आपको पूरी बात बताऊं, इनिशियली ही वाज अ आर्मी मैन, आई हैव रिग्रेट्स। ही एक वक्त इंजीनियर रशीद हैड अटेन्ड अ वेरी गुड स्टैचर बिफोर पब्लिक, बट बदकिस्मती होता है कि लोग बीच रास्ते अपना तवाज़ुन खो जाते हैं। आपने इंजीनियर रशीद के साथ भी मिले, उसको हग किया आपने, उसके बाद उसने आपको चाय पे बुलाया, क्या बातचीत हुई? जब कश्मीरी पंडित यहाँ पे उनके पे जुल्म हो रहा था आप उस टाइम निकल गए, लेकिन जब यहाँ पे सब ठीक हुआ आप वापस आए। जब जान पे बनाई तो इसलिए निकलना पड़ा, और सिर्फ मैं नहीं आया, मेरे पिताजी आए और एक ही दिन में हमारी 8 बिल्डिंगें डाउनटाउन में जला दी। ये हाल था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त आतंकवाद का बोलबाला था, और आतंकवाद का बोलबाला सिर्फ पाकिस्तान की सहायता से नहीं, यहाँ के जो रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने आतंकवाद को फलने और फूलने दिया। आपके मैंने बड़े सारे इंटरव्यूज़ देखे जो 2020 से पहले हैं, आपने उन पर यही कहा कि जो कश्मीर का हाल है वो उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है। आपने कभी ये नहीं कहा कि उसके लिए जिम्मेवार यहाँ की रीजनल पार्टीज़ है। कोई भी पिछला इंटरव्यू उठा के मैं दिखा सकता हूँ आपको। आप कोई भी आज बोल रहे हैं, पहले पता था आपको कि ये नहीं, पार्टी रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, पहले नहीं पता था, मैं तो वही बता रहा हूँ ना, ये डीप नेक्सस है। तो आप किस तरह समझ रहे थे इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जब आप एक खुद वोटर रहे ही नहीं, आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे थे सिस्टम पे? शायद आपने वोटर आईडी बनाई नहीं, आपने कहा कि 2019 के बाद मैंने वोटर आईडी बनाई। 2022 में मैं 2022 में मैंने अभी बनाया। सवाल ये था कि आप भाजपा की जो तारीफ करते हैं, आप जो कहते हैं कि जो पीएम मोदी है उनमें मुझे विश्वास दिखता है, लेकिन 2014 से आज तक कश्मीरी पंडितों का कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे 5 मरला ज़मीन जो बिना घर बिना ज़मीन के थे उनको दिए गए। देखिए, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने ये कहा कि अगर ये 5 मरला ये उनको दे रहे हैं, उससे अच्छा कश्मीरी पंडितों को बसा लेते कहीं पे, 5 मरला ज़मीन देते हैं जो आज भी क्वार्टर्स में रहते हैं। देखिए, अगर आप बोलते हैं किरण, मुझे नहीं, 120 ममालिक को किरण दिखती है मोदी जी के लीडरशिप में। कश्मीरी पंडित संदीप मावा कश्मीर में आए 2020 में, लेकिन उससे पहले संदीप मावा कहाँ थे? उसके बाद कश्मीर में आने के बाद क्यों ऐसी कंट्रोवर्सीज की कश्मीरी नेताओं के खिलाफ हुए? आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। आज हम आपसे जो बातचीत करेंगे वो ये बातचीत करेंगे कि 1990 में जब कश्मीरियों के साथ जुल्म हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ, उस टाइम आप लोगों ने कश्मीर छोड़ा, और जब बीजेपी की सरकार आई आर्टिकल 370 हटा। आप पे एलिगेशन लगते हैं जब आपने समझा कि अब जो मुल्क की बागडोर है वो बीजेपी के पास है और आर्टिकल 370 हटा, अब जम्मू कश्मीर में जो हालात है वो मामूल पे आएंगे, उसके बाद आपने जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर में वापस आए, उस पर क्या कहेंगे आप? उससे पहले जब कश्मीरी पंडित यहाँ पे उनके पे जुल्म हो रहा था आप उस टाइम निकल गए, लेकिन जब यहाँ पे सब ठीक हुआ आप वापस आए। देखिए, पहले हम फैक्ट्स को करेक्ट करते हैं।
मेजॉरिटी कश्मीरी पंडित्स जनवरी और फरवरी 1990 में निकले। हम लोगों की फैमिली, मेरा परिवार, मेरे पिताजी, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे अंकल, हम लोग निकले अक्टूबर 90 में। और क्यों निकले? मेरे पिताजी को 4 बुलेट्स, ही वॉज पम्प्ड इन 4 बुलेट्स। तो उस कारण जब जान पे बनाई तो इसलिए निकलना पड़ा। और 2000 जो आप कह रहे हैं 2020 में नहीं, मैं 1993 में फिर वापस आया और बिना बताए अपने परिवार को, आई वॉज इन 10th, मैंने एग्ज़ाम दिया। क्योंकि जम्मू में अगर आपको पता हो मार्च अप्रैल का सेशन होता है, और यूं ही मैंने एग्ज़ाम 10th का दिया, मैं बिना बताए SRTC गाड़ी में जम्मू में चढ़ा और कश्मीर आया। ये वतन का प्यार है जो कश्मीर। लेकिन अचानक डिसअपियर हो गए आप 2019 में, 20 में आप मैं यहाँ पे क्लियर दिखे। करता हूँ। उसके बाद मैं मेडिकल कॉलेज में चला गया। उसके बाद कुछ साल आफ्टर मेडिकल कॉलेज, कुछ साल अपने आप को स्टेबल करने में लगे। और उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली कि देखो होता क्या है, आतंकवाद को मुक्त करना है, दैट इज़ आवर क्लियर स्ट्रैटेजी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कश्मीर से ही शुरुआत करनी है, जो ये अलगाववाद का केंद्र बना है, इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप बोलते हैं कि बीजेपी की सरकार, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट इज़, देखो ये पॉलिटिकल वॉर होता है। जब भी आतंकवाद बढ़ रहा होता है तो सरकार जो चाहती है कि इसको फले और फूले और इस पर अपनी राजनीति करे, यहाँ जुल्म और तशद्दुद का सिलसिला शुरू होता है। अगर आप देखिए 1987 जो प्रिकर्सर बना आतंकवाद का, ये एक बड़ी देर से 20-30 साल से चल रहा था सेपरेटिस्ट मूवमेंट, सेशनिस्ट मूवमेंट, उसको सबसे बड़ा जो उभार मिला, प्रिकर्सर जो कहते हैं ना, कैटालिटिक का जो उसको कैटलिस्ट बना, वो बना कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलकर रिगिंग की। और किन को हराया? जो नौजवान मेन स्ट्रीम में हिंदुस्तान के आइन के तहत जम्मू कश्मीर की असेंबली में आना चाहते थे और कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। तो वो एक दौर था जहां आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता था। और दौर आया 2014 जिनका क्लियर एजेंडा था। आपने कहा कि मैं 93 में वापस आया, कहाँ गायब हो गया उसके बाद आप? वही बता रहा हूँ। 20 में क्यों दिखे आप? और 20 में ऐसे क्यों दिखे कि आप जैसे कश्मीरी जो नेता हैं उनके दुश्मन बन के मैं आए? वही बता रहा हूँ। और ये भी आप पे इल्ज़ाम लगे कि आप जो आपकी बैक एंड सपोर्ट टीम है वो बीजेपी है, आप एजेंट बन के कश्मीर में काम कर रहे इस पे हैं। बात करता हूँ। मैंने आपको कहा 1993 में जब 10th का एग्ज़ाम पास आउट हुआ तो यहाँ आया। उसके बाद फिर क्योंकि यहाँ माहौल ठीक नहीं था, यहाँ नेशनलिस्ट वॉइस या सेन वॉइसेस की कदर नहीं थी। लेकिन आप तो कह रहे थे मैंने कश्मीरियत फैलानी है, प्यार फैलाना है। मैं वही बता अगर हालात ठीक नहीं थी उस टाइम काम करते तो ठीक रहता। जब आप मैं 20 में जब हालात ठीक हो गए तब आप कश्मीर आए। मैं वही बता रहा हूँ। मैं उस वक्त एजुकेशन फेज़ में अब पढ़ाई कर रहा था। मैं उस वक्त 15 साल का था। उसके बाद तो 1995 में 12th का एग्ज़ाम देके फिर आया। और सिर्फ मैं नहीं आया, मेरे पिताजी आए और एक ही दिन में हमारी 8 बिल्डिंगें डाउनटाउन में जला दी। ये हाल था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त आतंकवाद का बोलबाला था। और आतंकवाद का बोलबाला सिर्फ पाकिस्तान की सहायता से नहीं, यहाँ के जो रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने आतंकवाद को फलने और फूलने दिया। आप 2-4 चीज़ देखिए। लेकिन 2 मिनट रुकिए, आपके मैंने बड़े सारे इंटरव्यूज़ देखे जो 2020 से पहले हैं। आपने उन पर यही कहा कि जो कश्मीर का हाल है वो उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है। आपने कभी ये नहीं कहा कि उसके लिए जिम्मेवार यहाँ की रीजनल पार्टीज़ है। कोई भी पिछला इंटरव्यू उठा के मैं दिखा सकता हूँ आपको। आप कोई भी आज बोल रहे हैं? नहीं, देखिए मैं पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मुझे ये एहसास कैसे हुआ, बिकॉज ये पहले से नहीं बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं। ये एक डीप नेक्सस है। ये पहले पता था आपको कि ये नहीं, पार्टी आप रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, पहले नहीं पता था। मैं तो वही बता रहा हूँ ना, ये डीप नेक्सस है। यहाँ एक मखोटा, जैसे शेख अब्दुल्ला ने अभी कहा, जो जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तारीफ की शेख साहब की, उनने क्या कहा ये कैमोफ्लाज था। जो चलिए शेख साहब का सवाल पूछूंगा, पहले इस पे आइए आप। मैं वही बात, नेशनल पार्टीज में आप आज बोल रहे हैं उनको कोस रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू आंसर दैट। 20 से पहले आप उनको नहीं कोस रहे थे? नहीं, आप 20 से पहले नहीं, मैं 14 से 2014-15 के साथ मैंने अपनी जमात जम्मू कश्मीर रिकन्सिलिएशन खड़ा की, क्योंकि मैंने बार बार मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हुई यहाँ हिंदू और मुसलमान के बीच में दरार डाली जा रही है और उस पर राजनीति और आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। तो हमने 2015 में स्टार्ट किया। और जूं मैं पॉलिटिकल सर्कल्स में डीप चलता गया, क्योंकि फिर पॉलिटिकल माइंड होता है, पहले एक एजुकेशनल माइंड होता है, एक मेडिकल सेटअप माइंड होता है, फिर धीरे धीरे पॉलिटिक्स में जाते हैं। तो मैं देखा कि रूट कॉज कहाँ है। पाकिस्तान तो है ही है, उसमें कोई हमें डाउट नहीं है, लेकिन सर्टन इंस्टेंसेस मुझे पता लगी जहाँ
रीजनल पार्टीज, और क्लियरली आप बात सुनिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इस आतंकवाद को बिहाइंड द कर्टन सपोर्ट करते थे। अब मुझे एक इंसिडेंस मैं आपको 1 लाख इंसिडेंस बता दूंगा। अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह आप पे ये भी एलिगेशंस हैं कि एलिगेशन नहीं, आप जो ख़ानदानी थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करते थे, और उसके बाद जब आपको कोई ओहदा नहीं मिला वहाँ से आपने बगावत करना शुरू कर दी। देखिए, मैंने आपको आपने कहा, फर्नीचर तक वहाँ पे लगाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। मैं वही बता रहा, आई कम टू दैट। देखिए, उस टाइम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कि आपको लगता था वो हालात के जिम्मेवार नहीं है, आप तो उसके बीच में काम कर रहे मैं हैं। वही बता रहा हूँ, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, तब से मेरे दादाजी पंडित नंदलाल मावाजी इसके साथ एसोसिएटेड थे। और एसोसिएट का मतलब क्या था, वो गिव देम टैक्टिकल फंडिंग्स, टैक्टिकल सपोर्ट। हमें ये लगा कि ये कश्मीर के आवाम की खिदमत करने निकले हैं। फिर मेरे पिताजी, फिर फारूक साहब का दौर आया उनको, और बाय द टाइम आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू अंडरस्टैंडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो मुझे भी पहले जब एक फैंसी होती है कि हमें लगा ये कौम की खिदमत कर रहे हैं, तो वट एवर वी कुड कंट्रीब्यूट, बिकॉज वी आर नॉट पोलिटिकल फैमिली, हम लोग बिजनेस फैमिली है। और फिर मैंने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरेट की, तो हमने अलग सेटअप बनाया। लेकिन इन बिटवीन आई कुड अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स कि आतंकवाद बढ़ कैसे रहा है, कैसे फल फूल रहा है। और जब 2008 रगड़ो 2010 2016 आई कुड गेट द कंप्लीट पिक्चर, क्योंकि तब तक हम पॉलिटिकली मैच्योर हो चुके थे। अब मुझे बताइए, अब आपके जो फादर थे या ग्रैंडफादर थे वो पॉलिटिक्स में थे? नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं थे। नहीं, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे थे। अब मुझे बताइए कि आपने कहा कि मैंने 2019 तक इलेक्शन कार्ड नहीं बनाया, तो आप किस तरह समझ रहे थे इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जब आप एक खुद वोटर रहे ही नहीं, आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे थे सिस्टम पे? शायद आपने वोटर आईडी बनाई नहीं, आपने कहा कि 2019 के बाद मैंने वोटर आईडी बनाई। 2022 में मैं 2022 में मैंने अभी बनाया। आप पहले समझिए बात है क्या, यहाँ डेमोक्रेसी को कत्ल किया गया था। और इनिशियली आई गॉट ए फीलिंग, बिकॉज तब छोटे थे, तब लगा शायद पाकिस्तान तो है ही है और हिंदुस्तान भी शायद इसको सपोर्ट कर रहा है। ये मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी राजनीति ऐसी होती है, क्योंकि राजनीति होती क्या है, डिवाइड एंड रूल। दैट वाज व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड। फैंसी ठीक था, I had good relations with फारूक अब्दुल्ला, I had good relations with शेख नज़ीर, I had good relations with these पार्टी टॉप जो ब्रास है। लेकिन कहते हैं ना, सुबह का बूला अगर शाम को घर वापस आए उसे बूला नहीं कहते हैं। आपको अगर कहीं हमें गलती हुई है, किसी जमात को हमने सपोर्ट किया, एंड इन बिटवीन मुझे समझ आया कि यह रास्ता गलत है, इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए। आपने दोस्ती निभाई उनके साथ, दोस्त रहे, उनके राज आपने जाने, उसके बाद जब आपको ओहदा नहीं मिला आपने उनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया, एक एक करके। मैं आपको पहले ओहदे की बात बताऊं, मुझे इसीलिए शायद ये कहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन अपना दोस्त होता है। मैं वही आपको क्लियर कर दूं, जहां तक आप बता रहे हैं कि ओहदा नहीं मिला, 2007 की 8 में नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन हार चुकी थी अनंतनाग में, कोई मकबूल था, मुझे पूरा नाम याद, उनसे MP इलेक्शन। और मुझे शेख नज़ीर जो जनरल सेक्रेटरी पार्टी के थे, उनको पार्टी की वो मीटिंग लीड करनी थी कि रेमेडियल मेजर्स कैसे लेंगे ताकि हम नया जो इलेक्शन आने वाला उसको जीते। और शेख नज़ीर ने मुझे इतनी हौसला अफजाई की, आई एम टॉकिंग 2007, दैट टाइम आई वाज जस्ट 30 years old। मुझे पार्टी की वो जो मीटिंग थी, आई लेड दैट मीटिंग। शेख नज़ीर ने कहा इंस्टेड ऑफ मी डॉक्टर मावा विल लीड दैट मीटिंग। बट जब मैं मीटिंग ले रहा था, उसमें सारे दिग्गज थे, अब्दुल रहीम राथर, सागर साहब, शफी उड़ी, ऑल वेयर देयर एंड आई वाज लीडिंग दैट मीटिंग। बट मुझे समझ आया, मुझे रास नहीं आया ये सियासत। अब आप बोलेंगे आज क्यों? देखो, ये तब जब एक आम कश्मीरी, मैं एक आम कश्मीरी हूँ, ऑर्डिनरी कश्मीरी, जब आप नेशन के साथ, देखो एक हमें क्लियर एक दिल में चाहत है कि कौम की और आवाम की और देश की खिदमत करना। जब मैं ये मीटिंग ले रहा था तो आई कुड गेट ए फीलिंग, वो देशद्रोह का है ना वो माइंडसेट कि दे आर नॉट गुड पीपल, दे आर कर्स टू द कॉमन कश्मीरीज। और आप देखेंगे ये क्या बात कमाल हो गई, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आ गई तभी पैलेट इंजरी स्टार्ट हो गई, तभी मार दाड़, रोज किलिंग्स। 2008 PDP का दौर, 2010 उमर अब्दुल्ला का दौर, 2016 इनका दौर। तो मुझे ये फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग हो गई कि दे आर नॉट फ्रेंड्स ऑफ कश्मीरीज और जम्मू कश्मीर के दोस्त नहीं हैं। अब अगला सवाल ये है कि आपने कैंपेन शुरू की थी कि इफ़ यू ट्रस्ट मी देन हग मी। बिल्कुल किया था।
मैंने यही कैंपेन, उसके पीछे क्या? उसके पीछे देखिए 2015 में मैंने, अब जो मेरा पार्टी है जम्मू कश्मीर रिकन्सिलेशन फ्रंट, मैंने आपको कहा बाय द टाइम आई वाज पॉलिटिकली मैच्योर, क्योंकि एक बचपने का फेज़ होता है, फिर धीरे धीरे समझ आया, और मैंने नोट किया कि सबसे बड़ी दरार आतंकवाद तो है ही है, लेकिन हिंदू और मुसलमान को लड़वाया जा रहा है। तो तब जाके आई स्टूड इन द लाल चौक विद अ हग दैट इफ़ यू लव मी, इफ़ देयर इज़ नो डिवाइड बिटवीन कश्मीरीज, हिंदू एंड मुस्लिम, लेट्स हग ईच अदर। सो दैट वाज अ कैंपेन फॉर रिकन्सिलेशन, कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन न बने। हम जम्मू कश्मीर की आवाम है, आवाम की खिदमत, कौम की खिदमत, देश की खिदमत करेंगे, इसलिए वो कैंपेन किया। फिर धीरे धीरे आई कुड अंडरस्टैंड, जब बीजेपी और पीडीपी का अगर आप दौर हो, तो मुझे सजाद गनी लोन के स्कैम्स पता लगे। तो अब 2017 में मैंने, जब इनकी हुकूमत थी, तब मैंने सजाद गनी लोन को एक्सपोज किया है। सिर्फ सजाद गनी लोन की बात नहीं, ऑन एविडेंस, फैक्ट्स पे, कागजों के बल पे मैंने इनको एक्सपोज किया। उसके बाद मुझे कविंदर गुफ्ता का पता लगा, हमने ओपनली इनको एक्सपोज किया। अब मुझे बताइए कि इंजीनियर रशीद कैसे हैं? देखो, इंजीनियर रशीद, मैं आपको पूरी बात बताऊं, इनिशियली ही वॉज अ आर्मी मैन, आर्मी सपोर्टेड आदमी था। इंजीनियर रशीद बिल्कुल क्लियर, मैं आपको, देखो जब बात करनी हो ना, खुली बात करनी चाहिए। मेरा दोस्त है, मेरे साथ उठा बैठा है, फास्ट किए हैं, लेकिन एक होता है गेटिंग यूज्ड, दूसरा होता है अपने दिमाग से काम करना। वो थोड़ा जज्बाती हो गया, और वाइल गेटिंग, जब देखो पॉलिटिक्स में जब किसी को लिफ्ट मिलती है ना, तब दिमाग का संतुलन होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तब हवा में उड़ना नहीं होता है। और बहुत ऐसे मैं आपको पॉलिटिशियन बताऊंगा जो उड़ान लेते लेते गिर गए, ये उन्हीं लोगों में है। आर्मी, देखो यहाँ आर्मी चाहती है, या हिंदुस्तान चाहता है, मेक ए चेंज के तहत नई लीडरशिप उभरे, उसी में इंजीनियर रशीद को लिफ्ट दिया गया कि उनको बढ़ावा मिला। लेकिन बदकिस्मती, जो हमारे सेपरेटिस्ट लोग थे या पाकिस्तान के लोग थे या हवाला नेटवर्क यहाँ चलाते थे, आपने अगर देखा हो, इंजीनियर रशीद को सबसे ज़्यादा हेट और जलील किसने किया? रीजनल पार्टीज़ ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने, सीपीआई, रगड़ा गया सेक्रेटरीट में, उसको घसीटा गया, गेट बंद किए गए सेक्रेटरीट में। और कौन? महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला। क्यों? ही वॉज नॉट द मैन फ्रॉम देयर लॉबी। तो उनको लगा वो दिल्ली का आदमी है, लेकिन वो थोड़ा जज्बाती भी हो गया, थोड़ा करप्ट भी हो गया। उस कारण आई हैव रिग्रेट्स। ही एक वक्त इंजीनियर रशीद हैड अटेन्ड अ वेरी गुड स्टैचर बिफोर पब्लिक, बट बदकिस्मती होता है कि लोग बीच रास्ते अपना तवाज़ुन खो जाते हैं। आपने इंजीनियर रशीद के साथ भी मिले, उसको हग किया आपने, उसके बाद बिल्कुल उसने किया। आपको चाय पे बुलाया, क्या बातचीत हुई? देखिए, मैंने इंजीनियर रशीद को, उस वक्त एक कंट्रोवर्सी हुई थी, बीफ उनने खाया बीफ था, पार्टी उन्होंने बीफ की। पार्टी। तो मैंने इंजीनियर रशीद साहब को, मैं गया हक कैंपेन के तहत, उनके घर गया, जवाहर नगर में रहते थे। पहले तो वो छुपे थे, फिर निकल गए, जब मैं निकला नहीं तो फाइनली ही हैड टू एंड। तो मैंने उनको सिर्फ एक बात कही, मैंने कहा देखो मैं हिंदू हूँ, मेरे जज्बात कुछ हैं, आप एक मुसलमान हैं, आपके जज्बात हैं। अगर एक हिंदू सोर का मीट खाता, हाउ वुड यू फील? ही सेड आई विल फील बैड। मैंने कहा वैसे ही मेरे कुछ रिलीजियस बिलीफ्स हैं, उनको न तोड़े, हिंदू और मुसलमान एक हो। और यकीन मानिए, यू नो व्हाट ही सेड, आज मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ, ही सेड मैंने बीफ नहीं खाया, वो एक ड्रामा था। तब जाके मैंने उनको हक किया और उनकी चाय एक्सेप्ट की। तो इसलिए मैंने जो रिकन्सिलेशन कैंपेन, हक कैंपेन में कहा था कि इनको कहीं, इनको ऐसी, मतलब वो इनका कॉन्शियस जागे, ताकि ये देशभक्ति में, यहाँ कश्मीरी जो पिछले 32 साल ज़ख्मी हुआ, ही मतलब उसको कहीं ना कहीं हीलिंग पॉलिसी के तहत, तभी मैंने कहा इन सब को रिकन्साइल करके मेन स्ट्रीम में ला के कश्मीर को आबाद कर। हक कैंपेन का हो गया, लेकिन आपने जो शादी की है वो मुस्लिम जो लड़की है उससे शादी की है, उसके बाद आपको थ्रेट भी मिला आसियान राबी के थ्रू, उसके बाद आप अरेस्ट भी हुए। नहीं, अरेस्ट नहीं हुआ, ये बात सही है। मेडिकल कॉलेज में आई फेल इन लव, सो पर्सनल चॉइस है, वहाँ हिंदू और मुसलमान आपने की बात कहा कि नहीं मुझे होती। अरेस्ट किया गया क्योंकि मैंने शादी किसी मुस्लिम लड़की से की थी। नहीं, अरेस्ट नहीं, मेरे खिलाफ एफआईआर काटे गए, एफआईआर काटे गए, उनको हमने कोर्ट में 561 के तहत कॉश कर दिया, क्योंकि यहाँ रेडिकल एलिमेंट था। देखिए, मेरे लिए हिंदू मुसलमान कोई बात नहीं है, आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूँ, आप अपना बिलीफ रखिए, मैं अपना बिलीफ रखता हूँ, वी आर फ्रेंड्स एंड वी आर फैमिली। जब मैं ये सोचूं कि मैं हिंदू हूँ और मैं इस भावना से आपके साथ पेश आऊँ, तो ये चलेगा नहीं। मैंने आपको कल भी कहा, वी बिलीव इन ह्यूमैनिटी। सो मेरे लिए मज़हब अपनी तरह है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, वतन है, हिंदोसता हमारा। मैं सबसे पहले अपने आप को हिंदुस्तानी मानता हूँ और ह्यूमैनिटी में यकीन करता हूँ। मेरे लिए ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुसलमान, हिंदू, सिख, इट डजंट बॉदर मी।
वी आर लाइक ए फैमिली, सो वी टेक इट एज अ फैमिली। जब दिल्ली से वापस आए तो आसिया अंद्राबी की थ्रेट मिली, जी मिली, मेरे घर भी आई थी। क्या कहा? देखिए, उन्होंने मुझे कहा कि आप पीछे हट जाइए। देखो, इट्स अ मैटर ऑफ हार्ट। जब दिल की बात हो तो वहाँ दीन वीन हम मानते नहीं हैं, वहाँ ह्यूमैनिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो उन्हें थ्रेट दी, बहुत लोगों ने दी, बट इट डजंट बॉदर। अल्टीमेटली दे हैड टू लूज, आई हैड टू विन। वो पीछे होकर मैं आगे बढ़ा। आप एक कश्मीरी पंडित हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। आपने जो पार्टी बनाई उसके बाद कश्मीरी पंडित जो है आज बहुत दुविधा में है और कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि हमें वापस लाया जाए। कश्मीरी पंडितों की वापसी पे काफ़ी टाइम से 1990 से सियासत चल रही है। 2014 में जब मोदी सरकार आई, उनने भी ये लगाया कि हम कश्मीरी पंडितों को घर वापसी करवाएंगे। तब से आज तक कोई कश्मीरियों की घर वापसी नहीं हुई। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, अगर आपको याद हो, मैंने अपनी संस्था 2015 में बनाई और 2016 में मैंने 50 फैमिलीज़ जगटी, बॉम्बे और पुणे में, दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड। और बरखा दत्त ने और बाकी बड़ी चैनल्स ने, फ्रांस की जो फ्रांस वन है, बहुत चैनलों ने इंटरव्यू किया। लेकिन बदकिस्मती हुई। और कहाँ रहे वो? आप देखिए, हमारा गोल क्या है। हम दरार को ख़त्म करना चाहते हैं। मजहबी दरार यहाँ बिल्कुल नहीं पनपनी चाहिए, क्योंकि वो आतंकवाद का केंद्र बन सकता है, गढ़ बन सकता है। मैंने कश्मीरी पंडित 50 फैमिलीज़ लाई और उनको मेरे मुसलमान भाइयों के घर में रखा और डाउनटाउन में रखा, हब्बा कदल में रखा। बट बदकिस्मती हो गई, उस प्रोजेक्ट को धक्का इसलिए लगा, उसी वक्त बुरहान का किस्सा हो गया और कश्मीर 2-3 महीने बिल्कुल बंद रहा। तो उस वक्त मुझे लगा नहीं कि मैं सेफ्टी और सिक्योरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर एक कैजुअलिटी होती तो कौमों में बहुत लंबी दरार हो सकती थी। तो वो हम कोशिश में लगे हैं। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ। मेरा सवाल ये था कि आप भाजपा की जो तारीफ़ करते हैं, आप जो कहते हैं कि जो पीएम मोदी हैं उनमें मुझे विश्वास दिखता है, लेकिन 2014 से आज तक कश्मीरी पंडितों का कोई ऐसा काम नहीं हुआ। जैसे 5 मरला ज़मीन जो बिना घर बिना ज़मीन के थे उनको दिए गए। देखिए, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने ये कहा कि अगर ये 5 मरला ये उनको दे रहे हैं, उससे अच्छा कश्मीरी पंडितों को बसा लेते कहीं पे, 5 मरला ज़मीन देते, जो आज भी क्वार्टर्स में रहते हैं। मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप बोलते हैं किरण, मुझे नहीं, 120 ममालिक को किरण दिखती है मोदी जी के लीडरशिप में। आई एम प्राउडली सेइंग दैट आई हैव ड्यू रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट फॉर नरेंद्र मोदी जी। भाजपा हम नहीं कहते हैं, हम मानते हैं नरेंद्र मोदी जी को और सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। क्यों? आप देखेंगे कितना बड़ा कैंपेन चला गया कि मोदी जी मुस्लिम मोदी, यही बताया गया कि गोधरा किया, ये किया, ये किया। आप देखिए 2019 से यहाँ कत्लो गारत बंद हो गई। किसकी कत्लो गारत बंद हो गई? मुसलमान की। यहाँ रोज ऑर्डर ऑफ द डे वॉज पैलेट इंजरीज, गन इंजरीज, वो स्कैम, ये स्कैम। आप दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या 2019 के बाद चेंज नहीं दिख रही? अब आप बोलेंगे जी कितनी बड़ी चेंज, इट हैज टू बी ग्रेजुअल। मैं क्लियर कर दूं, 2-4 चीज़ें मुझे बोलने दीजिए। एक, सबसे बड़ा होता है जान और माल। क्या कश्मीरी मुसलमान का जान और माल नहीं बचा बीजेपी की सरकार में? बीजेपी की सरकार नहीं, मैं कहूँगा एनडीए की और श्रीमान मोदी जी की नेतृत्व में। अब अगर आप बोलते हैं जी आप उसके सपोर्ट हैं, बिल्कुल सच को सच और झूठ को झूठ क्लियर करना चाहिए। मॉब लिंचिंग बाहर हुई, आप देखिए, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल हुआ। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, अभी कल राष्ट्रीय जनता दल ने, ये राष्ट्रीय बजरंग दल ने कहा मुल्ले मारे जाएंगे। हमने कितना सीवर क्रिटिसिज्म उनको किया और कहा कि अगर आप इस पे कार्रवाई नहीं करेगी। अब मुझे बताइए, इकोनॉमिकली बाइकआउट करना माइनॉरिटीज़ को, मुस्लिम को, ये भी नारे लगे इसी हुकूमत में? देखिए लगे। अब मैं आपको क्लियर, मॉब लिंचिंग भी हुई इसी हुकूमत में। मैं वही बता रहा हूँ। आप ये देखिए, जो हुकूमत में होता है ना, आपको अगर हुकूमत दी जाए, आप पीस चाहेंगे या डिसरप्शन चाहेंगे? लेकिन आजकल मैं आपको नहीं, मुझे पीस, हर कोई। अब डिसरप्शन कौन चाहता है? जिसकी कुर्सी चली। कुर्सी चली किसकी गई है? आप देखोगे रोज उमर अब्दुल्ला किस पे रो रहा है? किस पे रो रहा है? इलेक्शन हो, पीडीपी इलेक्शन हो, कांग्रेस राहुल गांधी दिला गए इलेक्शन हो। नहीं, मैं आपको जो सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल ये है कि आप जो कहते हैं कि 2014 के बाद अमन अमान बहाल हुआ, मॉब लिंचिंग यहाँ पे हुई, या जिस तरह जो मॉब लिंचिंग किसकी हुई? मॉब लिंचिंग किसकी हुई? मुस्लिम मॉब लिंचिंग हुई डीएसपी अयूब की। कहाँ? जो इखलास की हुई, जामा मस्जिद के इखलास की हुई, मैं वही, जो नसीर की हुई, जो जुनैद की हुई, जिनको गाड़ी में जलाया गया। मैं वही कह रहा हूँ साहब। अब मुझे ये बताइए कि कोई भी अगर एंटी मुस्लिम स्लोगन देता है उसको कोई एफआईआर लगती है? लगना चाहिए। लेकिन कोई भी अगर एंटी हिंदू कुछ कहता है उसको एनएसए लग जाता है। 6 घंटे में उसको मैं क्लियर बात गिराया जाता है। आपने खबर सुनी? मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करता हूँ और सरकार को, स्पेशली ऑनरेबल एलजी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ,
वी आर इन अ मेक ए चेंज कैंपेन के तक हम यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ मुसलमान को विश्वास होना चाहिए डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया पर। मैं आपकी चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करता हूँ ऑनरेबल एलजी साहब से और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से कि ये जो दूरियां हैं इसको कम करके वी आर सिटीजन्स ऑफ द ग्रेट नेशन इंडिया। यहाँ कोई भेदभाव, मजहबी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, मुसलमान हो, जो ऐसी हरकत करता है देश विरोधी और मजहबी दूसरे मजहब को बेइज्जती करता है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। आपने जो अपना फ्रंट शुरू किया आपने, अब मुझे बताइए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए, पॉलिटिकल जैसे आप बोल रहे हैं मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, लेकिन आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, रिफॉर्मर कर रहे हैं, मगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। किसकी सपोर्टिंग आपको, किसकी बैकएंड से किसकी सपोर्ट है आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता था। मैंने संस्था तो बनाई थी, लेकिन इट वाज मोर ऑन रिकन्सिलिएशन, कौमों को जोड़ना। अब तो ये भी कहते हैं मैं कॉन्टेस्ट करूंगा इलेक्शन। मैं वही कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 2015 में जब मैंने स्टार्ट किया, इट वाज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तब। बट बदकिस्मती से 2021 8 नवंबर मुझ पे कातलाना हमला हुआ, जिसमें मैं बाल बचा, और बदकिस्मती से मेरा भाई मोहम्मद इब्राहिम मारा गया, जिसके साथ मैंने बचपन गुजारा। 10-20 साल इकट्ठे हम रहे हैं, अपने दुख में सुख में रहे। और उस वक्त आई गॉट अ फीलिंग दैट अगर अल्लाह ताला ने मुझे बचाया, किसी पर्पज़ के तहत बचाया, उस पर्पज़ का जो लाइफ में मेरा पर्पज़ है, मैंने तब से मैंने बिल्कुल अपना कारोबार अपने मुलाजिमों के हवाला कर दिया और फुल टाइम पॉलिटिक्स में इसलिए आया। पॉलिटिक्स करने नहीं आया कि कैसे मैं बदलाव लाऊं, कैसे मेरे कश्मीरी, जम्मू कश्मीर की आवाम जिनको 32 साल रगड़ा गया, ह्यूमिलेशंस में, पीएसएस में, किस किस चक्रों में उनको नहीं पीटा गया, घिसा गया, उनको कैसे रिकन्सिलिएशन और हीलिंग दे, यही हम लगे हैं। इस कारण मैंने कैंपेन सबसे पहले किया। आपने जो बार आप मुझे बोल रहे हैं, आप इनको एक्सपोज कर रहे हो, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े नेता थे, जो उनका डीप नेक्सस और करप्शन था, उसको एक्सपोज किया, और एक भी मुझे ये चैलेंज नहीं कर पाए। चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, ईडी ने उसका संज्ञान लिया, चाहे क्रिकेटिंग स्कैम हो, उस पर भी उनका संज्ञान लिया गया, उमर अब्दुल्ला को भी बुलाया गया ईडी ने। मैंने अब्दुल रहीम राथर के बारे में बताया, बेबाकी से बताया, और सीबीआई ने एंडोर्स किया। अमेरिका, कतर, दुबई, बॉम्बे, बेंगलोर में इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जम्मू में मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, यहाँ तेलंगाना में 5,000 करोड़ का हॉस्पिटल चेन के साथ डायरेक्टर हिलाल राथर। सो मैंने बेबाकी से एक्सपोज करने की कोशिश की है, जबकि ये मेरे दोस्त थे, लेकिन ये इसलिए किया कि मेरे को तो फायदा मिल रहा था इनसे, लेकिन मेरे आम कश्मीरी को दर्द मिल रहा था। इस कारण मैं पब्लिक की ओर चला गया और अपने आप को एड्रेस करता हूं आम इंसान। क्यों? मैं भी इनकी तरह पिटा हूं, घिसा हूं, रगड़ा हूं, पुलिस की हैरेसमेंट। सो वी वांट टू एंड दिस। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना कितना ज़रूरी है? इलेक्शन देखिए अभी ज़रूरी नहीं है। अब आप बोलेंगे क्यों? अभी हम मेक ए चेंज के तहत काम कर रहे हैं। जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, मेक ए चेंज क्या है? कश्मीरी को विश्वास दिलाना, द आइडिया ऑफ न्यू इंडिया, द कश्मीरी को विश्वास दिलाना संविधान पे, कश्मीरी को जो गुमराह किया गया, जो प्रोपेगेंडा के तहत मेन स्ट्रीम से दूर कर दिया, उसको मेन स्ट्रीम में लाना, इस काम में हम लगे हैं। उसमें प्रो इंडियन माइंडसेट लाना, तो उसमें हम लगे हैं। उस काम में टाइम लगता है। वो 2019 के बाद कोविड हुआ, उसमें टाइम लगा। अभी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और नोट कर लो ऑन रिकॉर्ड, अगले 3 साल हम इलेक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका रीजन है, ये नहीं कि हम कुर्सी में कोई रहना चाहता, नहीं, वो इसलिए वी वांट टू ब्रिंग ए चेंज इन द सिस्टम। मेरे जो नौजवान, नई लीडरशिप को इमर्ज करना है, जो नए नौजवान हैं, जो सियासत में काम करना चाहते हैं, ट्रू नेशनलिस्ट हैं, उनको प्रमोट करना है। जो यहाँ मेन स्ट्रीम को सप्रेस किया, उनको वापस विश्वास लाना है। जिस कश्मीरी को दिल्ली से दूर रखा गया विश्वास, उसको दिल्ली और कश्मीरियों की दूरी को कम करना है। सो वी आर वर्किंग ऑन ए एजेंडा। हम लोग ऐसे नहीं यहाँ काम कर रहे, ऑन ए क्लियर एजेंडा। क्या है? कश्मीरी को मेन स्ट्रीम में ला के देश की राह पर, तरक्की की राह पर, इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना। अभी आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपकी और बीजेपी की सोच मिल रही है। ऐसा तो नहीं है कि आप साइलेंट पार्टनर भाजपा के काम करते हैं। बीजेपी या नो बीजेपी इज नॉट माय एजेंडा। माय एजेंडा इज नेशनलिस्टिक। बीजेपी से आपकी देखिए, अगर मेरी सोच और बीजेपी की सोच देश को बढ़ाने की, देश को सुपर पावर बनाने की, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं। वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो। अगर वैसे ही 5 अगस्त के बाद कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनी जिनको
ABSC का नाम लगा, उसी में आप भी आते हैं कि आपको भी बीजेपी ने यहाँ पे खड़ा किया? देखिए, वरना यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं थी देखिए आपको। मेरे भाई, मैंने आपको कहा, मैंने सियासत को अब बचपन से देखा और दूर रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ ये बहुत गंदा खेल है, लेकिन इस दलदल में शरीफ आदमी को घुसना पड़ा। और क्यों घुसना पड़ा? मैंने आपको कहा, अगर मुझ पे आतंकवादी हमला नहीं होता, मैं आई वॉज हैप्पी विद माई लाइफ, आई वॉज डूइंग रिकंसिलिएशन। बट इन लोगों ने मजबूर किया। तभी मैंने कहा ना, इस दलदल में शरीफ आदमी को उतरना, उस दलदल को साफ करना, वही हम काम कर रहे हैं। कल को एक्सपोज अब होते हैं या पता चलता है इस तरह का, क्योंकि सच एक न एक दिन पता चलता है। बिल्कुल। कल को पता चला कि संदीप मावा एक भाजपा का ही आदमी यहाँ पे था, जो भाजपा के इशारों पे यहाँ पे चल रहा था या कुछ भी कोई कार्रवाई कर रहा था। तो देखिए मेरे भाई, मैं एक आज़ाद इंसान हूँ। आई एम फैमिली मेरी वेल ऑफ है, मुझे ज़रूरत नहीं है ये ड्रामा करने की। अगर इस तरह कोई कश्मीरी इस तरह लोग, का कोई पता कश्मीरी चला, तो जो उस टाइम आवाम है हम ना, यही आपकी मैं वही कह रहा हूँ, यही बात हम आपकी जनता को मैं दिखाएंगे वही कह रहा हूँ कि संदीप मावा यहाँ पे थे, जो बार बार ये कह रहे थे कि मैं बीजेपी से एसोसिएटेड नहीं हूँ, मैं फिर लेकिन बाद में ये पता चला कि ये मैं बीजेपी के आपको- साथ एसोसिएटेड थे। बैकएंड से जो उनके सिग्नल मिल रहे थे वही कश्मीर में हो रहा था। देखिए, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद आदमी हैं। कल राइट विंग ने कोई गलत हरकत की, हमने क्रिटिसाइज किया और थॉरली उनको वार्न किया। एक मैं जो कह रहा हूँ माय एजेंडा इज नेशनल एजेंडा। मुझे उसका जवाब दीजिए। अगर कल को पता चलता है, प्रूव होता है इस तरह का, फिर क्या करेंगे? फिर क्या बोलेंगे आप? दो चीजें, कश्मीरी अवाम इतनी मैच्योर है, उनको पता लगता है कल को कि पता मैं चल गया, बीजेपी अब हूं फिर या क्या? नहीं बीजेपी। आपको जो देखिए, अगर ये पता लगता है कि हम बीजेपी के इशारे पे चल रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप जो सजा देंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक और कल को प्रूव होता है कि मैं इंडिपेंडेंट एंटिटी हूं, तो फिर आप क्या करेंगे? देखो, हमको आप इम्तिहान उतना ही लो कि कल को हम सच पे रहें। मेरे क्रेडेंशियल्स कहीं बीजेपी से मैच नहीं करते। हाँ, मेरे क्रेडेंशियल मैच करते हैं नेशनलिस्ट। आई एम ए डाई हार्ड नेशनलिस्ट। तभी मैंने कहा बीजेपी नहीं, श्रीमान मोदी को मैंने इसलिए सल्यूट किया क्योंकि वो देश के लिए काम कर रहे और बिना मजहब मिलत के काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में एक IPS ऑफिसर हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया, उसके बाद MHA ने उनको लेटर लिखा कि ही इज़ अनफिट फॉर हिज ड्यूटीज़। अब वो ये कहते हैं कि मैं बीजेपी में जाऊंगा और कंटेस्ट करूंगा। उसके बाद भाजपा ने उनको अलाउ नहीं किया। उसके बाद ये अब वो कहते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर का एक दिन CM अगर बनूंगा तो इस तरह के काम करूंगा। बसंत रथ के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं उनको काफ़ी, ही इज़ अपराइट ऑनेस्ट मैन, एक चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन आपको ये भी बता दूं, अगर बसंत रथ ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कदम रखा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कश्मीर के नौजवान उसको वोट करेंगे। क्यों वोट करेंगे? क्योंकि ही इज़ एन अपराइट ऑफिसर रहा है। रिश्वत वो जानता नहीं है, वो मर जाएगा लेकिन रिश्वत नहीं लेगा। दो आई हैव डिफरेंसेस विद हिम ऑन सर्टेन इश्यूज, बट इफ यू टेल मी इफ ही एंटर्स द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही विल बी द मेजर विनर। और कहीं वो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला या रविंदर रैना के खिलाफ खड़ा हो गया, मैं आपको एश्योर करता हूँ उनकी जमानत जब्त कर लेगा। क्या आपने उनकी वो वीडियोस नहीं देखी जहाँ पे उन्होंने सीधा खुद वो IPS ऑफिसर थे लेकिन कानून को वायलेट किया? मैं वही कह रहा हूँ, गरीबों को सताया, इलीगली जो है। नहीं, कोई भी गरीबों अगर को कुछ- नहीं सताया, नहीं, ऐसी वीडियो गरीबों को वायरल नहीं, हुई, पावरफुल और माइटी को नहीं, सताया। ऐसी वीडियोस वायरल हुई जो रेडियां लगी थी, स्ट्रीट वेंडर्स थे, उनकी देखिए- रेडियां तोड़ी, फ्रूट्स फेंक दिए, बाइक की चाबी निकालना, इस तरह की चीज़ें की। उसके बाद जो लोगों के कमेंट्स थे, जो रिएक्शंस हमने पढ़े, उस पर ये लोगों ने कहा देखिए- कि जो MHA ने ऑर्डर दिया वो सही दिया है। एक्चुअली वो कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जिद कर रहे हैं। देखिए, MHA ने जो लिया वो सही एक्शन इसलिए था क्योंकि ही गॉट टू पर्सनल, कभी DG साहब को, कभी अजय भल्ला साहब जो होम सेक्रेटरी हैं सच ए पावर सेंटर, उनके खिलाफ इट गोज अगेंस्ट द रूल्स। एक एस्पेक्ट है वो, तो उनका सर्विस डिसिप्लिन मेंटेन करना कितना बिल्कुल। जरूरी है देखिए, पॉलिटिक्स में? नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं, पुलिस का Politics में नहीं डेकोरम, करना। पुलिस का डेकोरम ही पॉलिटिक्स में डिसिप्लिन भी है। होना चाहिए डिसिप्लिन। बिल्कुल। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ अराजकता, इनडिसिप्लिन फैलाया पॉलिटिशियंस ने, और यहाँ कोई भी काम करता है कश्मीरियों के हक में, ये बीजेपी का एजेंट है। और बड़ी अफसोस बात है कल को बसंत रथ अगर पॉलिटिक्स में आ भी गए और इसी तरह के रहे इनडिसिप्लिन। देखिए, मैंने आपको ये कहा, कल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ बसंत रथ अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ गए कश्मीर में, ही विल बी द गेम चेंजर। क्यों? उसको आवाम लाइक करती है। अब वो अच्छा है, बुरा है, इनडिसिप्लिन्ड है या डिसिप्लिन्ड है, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। बट मैं आपको कहता हूं, यहां अगर डलगेट में बसंत रथ खड़ा हो जाए तो 10,000 लोग जमा हो जाएंगे एक हिंदू के लिए। जो ये धारणा बनाते थे ना, यहां मुसलमान और हिंदू में दरार है,
बसंत रट साहब एक ऐसा ऑफिसर रहा है जिसने इस दरार को तोड़ दिया, जो डाउनटाउन में एज आईजी ट्रैफिक अकेला साइकिल लेके और फुटपाथ पे साइड पे बैठ के पूरा हुजूम उनके कवर करता था और विदाउट सिक्योरिटी। और 2019 से पहले की ये बातें हैं। तो बसंत रट की, लेकिन दो आई हैव डिफरेंसेस बिकॉज एट टाइम्स ही बिहेव्स टू एरेटिक, इसलिए वो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे कश्मीरी पंडित संदीप मावा। सवाल बहुत पर्सनल थे, क्या कुछ जवाब दिए, और आपकी क्या कुछ राय है कि 2020 के बाद संदीप मावा कश्मीर में आए और अचानक से जो रीजनल पार्टीज थे उनके खिलाफ हुए, क्या आपकी राय है? ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए।